तो ये वीडियो का दूसरा कड़ी है। चिकनी पेशिया की बात हो रही है तो गर्भाशय, धमनी और शिरा तीनों ही चिकनी पेशिया होती है। अगला प्रश्न है, पादप ऊतक में से किस में परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म नहीं होता? तो ये जो दृढ़ोतक होते हैं इसमें जीवित प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है संयोजी ऊतक से जुड़ा हुआ। संयोजी ऊतक का कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी चर्चा किया था। अच्छा, जिन लोगों ने पिछला वीडियो मिस किया है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। संयोजी ऊतक के जो श्वेत तंतु होते हैं ना, वो कोलेजन के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अस्थि ऊतक की कठोरता किसके कारण होती है? तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण होती है। इसका सही उत्तर 2 हो जाएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम। इस वीडियो का जो सोर्स है हमारा वो एनसीईआरटी के साथ साथ एससीईआरटी है, स्पेशली बिहार के स्टेट टेक्स्ट बुक को भी कवर किया गया है। ये एक बहुत आसान प्रश्न था, कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। तो आप इस वीडियो को जब फॉलो करेंगे ना तो क्लास 9 और क्लास 10 का एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों ही आपका तैयार हो जाएगा। अंत तक देखिएगा इसे। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पौधे की लंबाई शीर्षस्थ विभाज्य के कारण बढ़ती है। कोशिका विभाजन निम्नलिखित में से किस तक सीमित होती है? तो ये विभाज्यों तक, कोशिका तक सीमित होती है। निम्नलिखित में से सक्रिय विभाजन किसकी कोशिकाओं में होता है? तो ये जो सक्रिय विभाजन है ये आपको देखने को मिलेगा कैम्बियम की कोशिका में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। घास की तना की लंबाई किसकी क्रियाशीलता से बढ़ती है? प्राथमिक, द्वितीयक, अंतर्वेशी या शीर्षस्थ विभाज्य, ये ऑप्शन में है। तो जो घास की तना की लंबाई है उसकी क्रियाशीलता में जो वृद्धि देखने को मिलती है उसका रीजन होता है अंतर्वेशी विभाजन। निम्नलिखित में से कुट्टिम उपकला किसका नाम है? शल्की उपकला को कुट्टिम उपकला भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कुर्च परिवेशित उपकला किसमें पाई जाती है? तो ये क्षुद्रांत्र में पाई जाती है। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करना है। पहला है, पौधे की बाह्य सतह पर प्रायः एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनती है। दूसरा लाइन है, यह पौधे की सबसे बाहरी परत होती है। और तीसरा है, यह पौधे की सभी भागों की रक्षा करती है। अब इन विशेषताओं के आधार पर बताना है कि यह किस कोशिका समूह की है। तो ये एपिडर्मिस कोशिका समूह की है। निम्नलिखित ऊतकों में से प्रायः कौन निर्जीव कोशिका का बना है? तो जाइलम जो होता है ये निर्जीव कोशिकाओं का बना होता है। किस प्रकार का ऊतक ग्रंथियां बनाता है? हमारा अगला क्वेश्चन है। तो ऊतक जो ग्रंथि को बनाता है इसका एक प्रकार है उपकला ऊतक। गर्तिकामय ऊतक क्या होता है? तो देखिए, गर्तिकामय जो ऊतक है ये संयोजी ऊतक होता है, कनेक्ट करने का काम करता है। कलश कोशिकाओं का क्या कार्य होता है? श्लेष्मा का उत्पादन करना। निम्नलिखित में से कौन सी एक लंबी अस्थि का सिरा है और दूसरी अस्थि से जुड़ा हुआ है? स्नायु, काड्रा, उपास्थि या पेशी? स्नायु इसका सही उत्तर होगा। किसी जीवित कोशिकाएं तनन तथा यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करती है? तो श्लेष्मात्मक कोशिका होती है। काष्ठीय मीन्स लिग्निफाइड निर्जीव कोशिका कौन सी है? दृढ़ोतक कोशिका जो होती है वो निर्जीव कोशिका है। जटिल ऊतक किसका बना होता है? तो ये अलग अलग काम करने वाले विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बनता है। अगला प्रश्न है, दृढ़ोतक से श्लेषोतक किस चीज में भिन्न होता है? मीन्स दृढ़ ऊतक और श्लेषोतक हो तो इसमें भिन्नता किस चीज में देखने को मिलता है? तो परिपक्वता के आधार पर कोशिका द्रव्य धारण करने के गुण। सरल उपकला एक ऊतक है जिसकी कोशिका, अब इन विशेषताओं में से बताना है। तो इसकी कोशिका जो है वो सीधे चिपक रहती है।
अगला चैप्टर है जीवों में विविधता, और मार्क्स की दृष्टि से यहाँ से चैप्टर शुरू हो रहे हैं जो आपको एग्जाम में मिलेंगे। सजीव वर्ग का वर्गीकरण किसने किया था? सही उत्तर हो जाएगा लिनियस। लिनियस थे जिन्होंने सजीव वर्गों का वर्गीकरण किया। निम्नलिखित में से बहुकोशिकीय जीव कौन सा है? स्पाइरोगाइरा, अमीबा, यूग्लिना, इनमें से कोई नहीं। ऊपर भी हम लोगों ने पढ़ा था। देखिए, अमीबा तो एक कोशिकीय जीव होता है, एक सिंगल सेल्स में ही पूरा जीव रहता है। स्पाइरोगाइरा, यूग्लिना जो है वो भी तो अमीबा और यूग्लिना जो है वो एक कोशिकीय है। स्पाइरोगाइरा सही होगा। ब्रायोफाइटा के अधीन क्या आता है? ये अगला प्रश्न था जो आप लोगों ने देखा। खैर, अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन फंजाई का उदाहरण है? तो ये ईस्ट जो है ये फंजी का या फंजाई का उदाहरण होता है। ऑर्थोपोडा का उदाहरण कौन नहीं है? केचुआ ऑर्थोपोडा का उदाहरण नहीं है। ऑर्थोपोडा में जनरली हम लोग जानते हैं कि वो उसके 8 पैर होते हैं, केचुआ के तो पैर होते ही नहीं हैं। निम्नलिखित में से कौन एनालिडा का उदाहरण नहीं है? तो ये बिच्छू होगा जो एनालिडा का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन पोरीफेरा नहीं है? इनमें से कोई नहीं। ये सारे पोरीफेरा के ही उदाहरण है, साइकोन, स्पंजिला, सब। निम्नलिखित जंतुओं में कवच पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? मीन्स एक ऐसा जंतु वर्ग जिसमें कवच होता है, लाइक हम लोग के भाषा में घोंघा जो बोलते हैं, ये मोलस्का वर्ग होता है। छिद्र युक्त जीवधारी को क्या कहते हैं? पोरीफेरा कहते हैं। जंतु जिनका शरीर बेलनाकार होता है, बेलन के आकार का होता है, उसे क्या कहते हैं? तो वो नेमाटोड्स होता है। इसमें से कौन सा जीव अंडा देता है? तो ये कबूतर है जो अंडा देता है। अगला है, वे मछली जो जबड़ा विहीन है, मतलब जबड़ा नहीं होता है, किस वर्ग में आएगा? तो ये एनाथा में आएगा। नेफ्रिडिया किसका उत्सर्जी अंग है? तो नेफ्रिडिया जो है वो किस वर्ग के जीवों का नेफ्रिडिया जो है वो उत्सर्जी अंग होता है? तो एनिलिडा का होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन पुष्पीय पौधे है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जो पुष्पीय पौधे हैं, मीन्स फूल जिन पौधों में लगता है वो होते हैं एंजियोस्पर्म। किस वर्ग के पौधे को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? ये अगले प्रश्न को मैं लाता हूं। मैं इसे नीचे एक बार करके देखता हूं, चेक करके। आप इस पूरे वीडियो में केवल एनसीईआरटी ही नहीं जबकि बल्कि एससीईआरटी के भी प्रश्नों को हम लोग हल करने वाले हैं, तो ये याद रखिएगा। के एग्ज़ाम होते हैं या बीपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, इन सभी के लिए ये इक्वली बेनिफिशियल होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, किस वर्ग के पौधे को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? तो ये जो ब्रायोफाइटा वर्ग में पौधे होते हैं ये पादप वर्ग के उभयचर होते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। पृथ्वी पर कर्क रेखा और मकर रेखा के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही है या इस भाग की व्याख्या करता है? यह है अगला क्वेश्चन हमारा। मैं अगले क्वेश्चन के साथ साथ आपके साथ साथ कुछ चीज़ें भी शेयर करते हुए चलता हूँ। बीपीएससी 70वीं की हम लोग कड़ी चला रहे हैं और बीपीएससी में जो साइंस के प्रश्न होते हैं वो अधिकतर एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। हम लोग इसमें एससीईआरटी को भी साथ लेके चल रहे हैं ताकि जो अन्य एग्जाम है या बीपीएससी के ही कुछ क्वेश्चन है जो एससीईआरटी आधारित होती है वो भी हम आराम से सोल्व कर पाए। कर्क और मकर रेखा के संबंध में कौन सा सही व्याख्या है? तो यहाँ के पौधे और जंतुओं अत्यधिक विविधता पाई जाती है, ये इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से श्रम विभाजन किसमें पाया जाता है? तो ये हाइड्रा में श्रम विभाजन पाया जाता है।
अमीबा जो है वो किस वर्ग का प्राणी है? तो अमीबा प्रोटोजोआ वर्ग का प्राणी है। निम्नलिखित में से कौन जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है? देखिए, जब हम लोग पर्यावरण पढ़ते हैं ना, तो अर्नेस्ट हेकल को पढ़ते हैं। जैव विकास जब पढ़ते हैं, चार्ल्स डार्विन को पढ़ते हैं। आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये बिच्छू हो जाएगा, जो आर्थ्रोपोडा संघ में आएगा। निम्नलिखित में से अमीबा और पैरामीशियम किस संघ के प्राणी हैं? ये अमीबा जो होता है एक कोशिकीय है, हम लोग ऊपर पढ़े थे, और पैरामीशियम ये दोनों किस संघ में आएंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको अमीबा और पैरामीशियम दोनों प्रोटिस्टा होगा। प्रोटिस्टा इसका सही उत्तर होगा। अमीबा और प्रोटोजोआ किस जगत के अंतर्गत आते हैं? प्रोटिस्टा। निम्नलिखित में से फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज किस संघ का जंतु है? तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज जो है वो टेपवर्म में आता है। निम्नलिखित में से पोरीफेरा फाइलम ये किस संघ का जंतु है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पॉन्ज। अगला प्रश्न है, आर्थ्रोपोडा का उदाहरण कौन सा है? तो मकड़ी जो है वो आर्थ्रोपोडा का उदाहरण है। इसके बाद है, कौन मोलस्क फाइलम का जंतु है? तो मोलस्क और फाइलम दोनों, मोलस्क फाइलम का जो जंतु है वो ऑक्टोपस है। एक उप फाइलम होता है वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा का उदाहरण कौन सा है? इस जीव में कौन सा उप फाइलम वर्टिब्रेटा का उदाहरण है? तो यह मेढक है। गिल्स के द्वारा श्वसन किसमें नहीं होता है? तो जो मछली वगैरह है गिल्स के द्वारा श्वसन करती है। इसके अलावा आपको टोर्पीडो, डॉगफिश, सी हॉर्स ये सब गिल्स द्वारा श्वसन करते हैं। छिपकली गिल्स द्वारा श्वसन नहीं करती है। इनमें से कौन सा गर्म रुधिर वाला जंतु है? गौरैया जो है वो गर्म रुधिर वाला जंतु है। शीत रुधिर वाला जंतु कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं वो मेढक है, जो कोल्ड ब्लडेड आएगा इस चारों में से। किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय पाया जाता है? फ्लाइंग लिजार्ड जो होता है इसमें 3 चेंबर वाला हार्ट पाया जाता है। किसमें 4 प्रकोष्ठ वाला पाया जाता है? उल्लू, चिंपैंजी, कुत्ते, ये सारा सही है। निम्नलिखित में से स्तनधारी वर्ग का जंतु कौन सा है? तो चिंपैंजी है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा द्विपद्धतीय नाम पद्धति को शुरू किया गया? केरोलस लिनियस है जिन्होंने द्विपदीय नाम पद्धति को प्रारंभ किया। किसमें जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं? तो यह आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है। किसमें अप्रत्यक्ष जननांग होता है? तो ये अप्रत्यक्ष जननांग आपको जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा ये इन 3 में से चुनना है। चौथा तो इनमें से कोई नहीं है। तो टेरिडोफाइटा जो है वो अप्रत्यक्ष जननांग है। निम्नलिखित में से किसमें थैलस नहीं पाया जाता है? तो ये मॉस है जिसमें थैलस नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से शैवाल है। तो शैवाल जो है वो यूलोथ्रिक्स होता है। यूलोथ्रिक्स का इसी से जुड़ा अगला प्रश्न है। अब इसमें यूलोथ्रिक्स क्या है? तो ये अलगी हो जाएगा। कौन सा ब्रायोफाइटा का उदाहरण है? तो इसमें जो ऑप्शन में है इसमें से फर्न है, लीवरवर्ट है, जीवाणु है और नील हरित शैवाल है। लीवरवर्ट जो है वो ब्रायोफाइटा का उदाहरण है। टेरिडोफाइटा का उदाहरण बताना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन टेरिडोफाइटा का उदाहरण है? तो यह फर्न है। निम्नलिखित में से जिम्नोस्पर्म है, कौन सा है जो जिम्नोस्पर्म है? तो ये साइकस है। कौन सा एंजियोस्पर्म है? तो ये मटर होता है जो एंजियोस्पर्म होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। यहाँ थोड़ा सा इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। निम्नलिखित में से कौन पेनिसिलियम सदस्य है? मीन्स पेनिसिलियम किसका सदस्य है? तो ये कवक का है। निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ है? यूग्लिना।
किसमें नग्न बीज पाए जाते हैं? तो यहाँ से आपको जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म समझ में आ जाएगा। जिम्नोस्पर्म नग्न होता है, एंजियोस्पर्म ढका हुआ होता है बीज उसके अंदर। कौन सा उभयचर नहीं है? तो दरियाई घोड़ा उभयचर नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है? तो ये ऑस्ट्रिच हो जाएगा। कौन सा जंतु स्तनपायी व्हेल नहीं है? स्तनपायी व्हेल नहीं है, तो ये आपको इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉल्फिन। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर नंबर 8 नाम है गति, यानी कि फिजिक्स का चैप्टर है। एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों को हम लोग साथ लेके चल रहे हैं। स्टेट पीसीएस या फिर बीपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ना, इन सब में ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो अगला चैप्टर है हम लोग का गति, और इसकी एसआई इकाई से हम लोग शुरू करते हैं। गति की जो एसआई इकाई है वो मीटर पर सेकेंड होता है, यानी कि तीसरा सही होगा। फिजिक्स हम लोग का शुरू हुआ है। एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों को हम लोग कवर कर रहे हैं। बीपीएससी के लगभग सारे एग्ज़ाम में इनसे जो प्रश्न बनते हैं वो आपको इस वीडियो में कवर करता हुआ मिलेगा। पहला इसका जो वीडियो था उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में है, उसको भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आपके साइंस के रिवीजन में भी या प्रिपरेशन में भी दोनों जगह आपका मदद करेगा। सोर्स है एनसीईआरटी और बिहार का एससीईआरटी। प्रश्न संख्या 2, एक रेखा में किसी वस्तु का चलना कौन सा गति है? तो ये एक रेखीय गति है। दो बिंदुओं के बीच सबसे छोटी दूरी क्या कहलाती है? ये विस्थापन कहलाती है। गति परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? तो ये त्वरण हो जाएगा। गति परिवर्तन का दर त्वरण कहलाता है। इसकी इकाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। विस्थापन एवं समय के बीच के ग्राफ का ढाल कैसा होता है? विस्थापन और समय के बीच का जो ग्राफ है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? तो ये वेग को रिप्रेजेंट करता है। और वेग और समय के बीच का ग्राफ ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? तो ये त्वरण को रिप्रेजेंट करता है। एक जो वृत्तीय पथ का विस्थापन होता है वो क्या होगा? अगर वृत्तीय पथ है तो इसका विस्थापन, देखिए वृत्त का मतलब सर्कल है, गोल है, और इस रास्ते पे चल रहे हैं तो इसका जो विस्थापन है वो 0 ही होगा। 72 किलोमीटर पर आवर का समतुल्य गति क्या होगा? मीटर पर सेकेंड में चेंज किया तो हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग गुना करके निकाल सकते हैं। तो 72 इंटू 5/18 कर दीजिए, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। 20 मीटर पर सेकेंड ये आपका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन गति का इकाई नहीं हो सकता है? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये जो है ये गति का इकाई नहीं हो सकता है। यदि किसी वस्तु का विस्थापन डिस्प्लेसमेंट को टी स्क्वायर माना है तो उसका त्वरण क्या होगा? सिंबल जो है ये सिंबल बहुत मायने रखता है। तो इसमें जो त्वरण होगा वो एक समान होगा। यदि किसी वस्तु का विस्थापन सेम है तो इसका वेग क्या होगा? मीन्स ऊपर वाले क्वेश्चन का सेम है, मैं वो बोला हूँ, तो इसका जो वेग हो जाएगा, ऊपर वेग नहीं पूछा था, इसमें वेग पूछा है, तो ये समय के साथ समानुपाती होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, ये एक समान होगा। यदि किसी वस्तु में, एक मिनट, ये तो प्रश्न संख्या 13 आ गया। गतिशील वस्तु में ब्रेक लगाने से जुड़ा था। 14 नंबर पे आते हैं। वेग समय ग्राफ से त्वरण, यहाँ एक ग्राफ दिया गया है, इसमें से आपको त्वरण फाइंड आउट करना है क्या है, तो ये 0 है। एक रेखीय और एक ही दिशा में चल रहे वस्तु के लिए दूरी एवं विस्थापन का अनुपात क्या होगा? एक ही रेखा है, एक ही दिशा में चल रहा है, तो दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा? 1 होगा। किसी वस्तु के स्थान परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट, दूरी, गति या चाल, तो ये गति हो जाएगा। ओडोमीटर का उपयोग क्या मापने में किया जाता है? तो ओडोमीटर जो है वो दूरी मापने के काम आता है। समान वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा होती है। अब यहाँ ऑप्शन है कैसे, तो केंद्र की तरफ। विस्थापन समय ग्राफ से हमें प्राप्त होता है क्या? तो ये चाल प्राप्त होता है। वेग समय ग्राफ से हमें क्या प्राप्त हो सकता है? तो वेग समय ग्राफ से विस्थापन और त्वरण दोनों प्राप्त होता है।
सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक मीन्स जी का मान कितना होता है? सही होगा 6.674 इंटू 10। अब इसमें जो पावर दिया गया है ना, -13 है, -11 है, -9 है और -7 है, बाकी तो सारे सेम हैं। तो जो गुरुत्वीय त्वरण का बात आता है, इसको हम लोग ने पहले उधर देखा भी था ना, नैनोमीटर स्क्वायर के आधार पर। तो गुरुत्वीय स्थिरांक जो कांस्टेंट रहता है वो 10⁻⁻11 होता है, यानी दूसरा सही उत्तर होगा 6.674 इंटू 10⁻⁻11। दाब का एसआई मात्रक क्या होगा? जो प्रेशर होता है दाब, इसका एसआई मात्रक एन न्यूटन को रिप्रेजेंट करता है, मीटर और ऊपर -2 का सिंबल है। अगला प्रश्न है, कागज की एक शीट तथा एक पत्थर को एक समान ऊंचाई से छोड़ा जा रहा है तो क्या होगा? पहला है, कागज के कम द्रव्यमान के कारण जमीन पर बाद में पहुंचेगा। कागज पर लगने वाले अधिक घर्षण के कारण वह पत्थर के बाद पहुंचेगा, तो ये सही है, घर्षण के कारण वह बाद में पहुंचता है। किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। रेत में खड़े होने पर किसी व्यक्ति के पैर रेत में धंस जाते हैं, लेकिन लेटने पर अपेक्षाकृत कम प्रभाव करता है, क्यों? कम धंसता है, क्यों? क्योंकि जब लेटते हैं तो जो बल योग पृष्ठ का क्षेत्रफल है और भार है, ये दोनों घट जाता है। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस चीज पर निर्भर नहीं करता? तो जो ग्रेविटी का कांस्टेंट है ना, देखिए पहला ऑप्शन है बीच की दूरी पर, ये तो करता ही है डिपेंड। द्रव्यमान के गुणनफल पर यह भी निर्भर करता है। अब है गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर या ब्रह्मांड में उनकी स्थिति पर। तो दो वस्तुओं के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो डिपेंड नहीं करता है, मीन्स प्रभावित नहीं करता है ब्रह्मांड में उनकी स्थिति पर। ये फॉर्मूला भी हम लोगों ने देखा हुआ है ना, एफ का जो फॉर्मूला आता है, यहाँ से आपको ये फाइंड आउट हो जाएगा। खैर, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान किस पर निर्भर करता है? अब ऊपर वाले क्वेश्चन में बल की बात थी, नीचे वाले क्वेश्चन में बात हो रही है त्वरण की। तो पृथ्वी के जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान किस पर निर्भर नहीं करता है? तो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति का उदाहरण क्या होगा? समान त्वरित गति। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान बिना परिवर्तित हुए उसका व्यास आधा हो जाए तो पृथ्वी पर वस्तु का भार क्या होगा? तो ये 4 गुना बढ़ जाएगा। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पिंड स्वतंत्रता पूर्वक समान ऊंचाई से छोड़े जा रहे हैं, तो इन पिंडों के साथ क्या होगा? पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण बल अलग अलग होंगे। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या है? तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर पर स्क्वायर किलोग्राम टू द पावर है। किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 60 kg है, तो उसका चंद्रमा पर द्रव्यमान क्या होगा? तो देखिए भार चेंज होता है, द्रव्यमान सेम रहता है। किसी पिंड का भार पृथ्वी पर 36 kg है, यहाँ चेंज हो जाएगा, चंद्रमा पर उसका भार 1/6 यानी 6 kg होगा। किसी पत्थर को एक भवन की छत से छोड़ा गया, वह 2 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंच गई, तो भवन की ऊंचाई क्या थी? 1/2 GT² से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। G तो 9.8 कांस्टेंट रहता है, और इसको T से जब हम लोग स्क्वायर करते हैं, मीन्स 2 का स्क्वायर करते हैं, तो 4 आ रहा है, यानी कि ये जो दूरी है इसके बीच का भवन का छत का, वो तो ये 19.6 होगा। वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, उसका पृथ्वी पर भार कितना होगा? तो वेट इक्वल टू mg होता है 10, और 9.8 से आप गुना कर दीजिए तो दशमलव हट जाएगा 98, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा।
पृथ्वी के केंद्र से 12,800 किलोमीटर की दूरी पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान कितना होगा? तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण g का मान क्या होगा? पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का होगा। निम्नलिखित में से पृथ्वी पर किसी ऊंचाई से गिरने वाले पत्थर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पृथ्वी द्वारा आकर्षित होता है, पृथ्वी को आकर्षित करता है, पृथ्वी तथा पत्थर दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो ये सही होगा। दोनों ही एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, क्योंकि पृथ्वी बड़ी है ज़्यादा, तो ये खींच पाती है, ये याद रखिएगा। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? दो वस्तुओं के मध्य की दूरी को अगर दोगुना कर दिया जाए तो 1/4 हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? मीन्स जी का मान कितना होता है? इस क्वेश्चन में एक ऑप्शन तो बहुत छोटा है, वैसे भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। ये गुरुत्वीय स्थिरांक का मान कितना होता है? तो ये जो होता है स्थिरांक, ये सभी ग्रहों और उपग्रहों पर एक समान होता है। कांस्टेंट स्थिर जो है वो एक समान होता है। बल तथा गति के नियम हमारा अगला चैप्टर है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kgm पर सेकेंड स्क्वायर या kgm-s। तो F का हम लोग फार्मूला जानते हैं, F = ma होता है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो तीसरा इसका सही उत्तर होगा, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गति का दूसरा नियम किस चीज से जुड़ा है? तो जो गति का दूसरा नियम है, ये न्यूटन के नियम में हम लोग पढ़ते हैं ना। पहला नियम जड़त्व का, दूसरा नियम वेग, विस्थापन, त्वरण या संवेग। तो गति का जो दूसरा नियम होगा, इसका संबंध है, आप इसको फाइंड आउट कर ही गए होंगे, संवेग से है। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जो संवेग है उसका एसआई मात्रक होता है kgm पर सेकेंड स्क्वायर, kgm पर सेकेंड s, m पर सेकेंड s या फिर kgm, ये है। तो संवेग यानी कि मोमेंटम का एसआई मात्रक हम लोग को निकालना है, m/v होता है। तो जब हम लोग m/v समीकरण को बिठाते हैं तो इसको फाइंड आउट करना आसान भी हो जाता है। अच्छा, ये वे भी ना मैं आप लोग को ना इसके लिए एक अलग से वीडियो बना के बताऊंगा मैं। यहाँ kgm पर सेकेंड होगा। गति के कुल कितने नियम हैं? तो ये 3 नियम हैं। बंदूक का प्रतिक्षेपण प्रक्रिया गति के किस नियम पर आधारित है? तो ये गति का तीसरा नियम है। किसी वस्तु पर कुल बल 0 लगने से उसका संरक्षित रहता है, द्रव्यमान, विस्थापन या संवेग? तो संवेग संरक्षित रहता है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है, संवेग बराबर क्या? तो द्रव्यमान गुने वेग होता है। किसी विलग निकाय में संरक्षित रहता है, संवेग होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान मास है, वेग भी है, तो इसका संवेग क्या होगा? तो P = mv हम लोग जानते हैं, 3 इसका उत्तर हो जाएगा। घर्षण बल हमेशा गति के लगती है दिशा में या उल्टे? तो उल्टी दिशा में लगती है। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? यहाँ फिर से ये थोड़े से न्यूमरोलॉजी टाइप का क्वेश्चन है। ये 1 kgm मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। हम नंबर से रिलेटेड जो फिजिक्स के क्वेश्चन होते हैं, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, वहाँ इसको फाइंड आउट करने के बारे में भी बात करेंगे। नेक्स्ट आगे आते हैं। एक वस्तु में बल लगाने से उसकी गति परिवर्तित होती है, नहीं होती है, त्वरण होती है, इनमें से कोई नहीं होता है, तो उसकी गति परिवर्तित होती है। जड़त्व का गुण किससे संबंधित है? जड़त्व के गुण का संबंध मात्रा से है। संतुलित बल से वस्तु का क्या परिवर्तित हो सकता है? तो अगर संतुलित बल है तो इससे वस्तु की आकृति परिवर्तित होती है। बल की परिभाषा जो न्यूटन है, ये बल की परिभाषा जो है वो न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होती है? पहले नियम से। किसी वस्तु के वेग को दुगुना करने से उसके संवेग में क्या अंतर आएगा? mv ऐसा हम लोग पढ़ते हैं ना। तो अगर आप वेग को दुगुना करोगे तो संवेग भी दुगुना हो जाएगा। बल पर त्वरण से हमें क्या प्राप्त होगा? तो ये द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा। F = ma से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। m फाइंड आउट करना है तो F
बाई ये हो जाएगा। संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। एक ऐसा गुण जिसमें कोई वस्तु अपनी अवस्था में बने रहना चाहती है क्या कहलाता है? जड़त्व का गुण होता है जिसमें वस्तु अपनी अवस्था में बने रहना चाहती है। क्रिया और प्रतिक्रिया बल किस पे लगता है? अलग अलग वस्तु, एक ही वस्तु, कोई वस्तु नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो दो अलग अलग वस्तु पर। नेक्स्ट हमारा चैप्टर 10 गुरुत्वाकर्षण से है। वस्तु का पृथ्वी की तरफ गिरना किस बल के कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण सही उत्तर होगा। गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने दिया था? तो ये न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का क्या मान होता है? हम लोग अभी थोड़ा समय पहले देखे हैं, 6.673 इंटू 10⁻11। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का SI मात्रक क्या होगा? Nm² kg। गुरुत्वीय त्वरण में G का मान क्या होता है? तो ये तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। चंद्रमा पर G का मान पृथ्वी के G के मान का, मीन्स गुरुत्वाकर्षण के मान का क्या होता है? 1/6 होता है। एक वस्तु का चंद्रमा पर भार 5 kg है तो पृथ्वी पर क्या होगा? इंटू 6 कर दीजिए, 30 kg होगा। दाब का SI मात्रक क्या है? तो दाब का SI मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बल बराबर क्या होता है? ये तो संवेग के फॉर्मूला से निकला है। बल बराबर क्या होता है? बल का भी फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू, तो बल बराबर दाब गुने क्षेत्रफल होता है। निम्नलिखित में से कौन दाब की इकाई नहीं है? पास्कल। तो कौन दाब की इकाई नहीं है? तो इसमें टॉर भी है, mm ऑफ Hg। अच्छा, फोर्थ, तो इसमें से नन ऑफ द एबोव होगा। इसमें से कोई भी, इसमें से सारे ही दाब की इकाई है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि पूछा है इकाई नहीं है तो सही उत्तर होगा नन ऑफ द एबोव, क्योंकि बाकी सारे ही दाब की इकाई है। किसी वस्तु का तैरना किस नियम पर आकर्षित है, किस नियम पर आधारित है? तो ये उत्प्लावकता है। पानी का आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? सही उत्तर हो जाएगा, पानी का जो आपेक्षिक घनत्व होता है वो 10 टू द पावर, अब यहाँ पे केवल पावर का ही खेल है, बाकी सब तो सेम है, 4, 3, 5, 6 इसमें से लेना है। तो जो पानी का आपेक्षिक घनत्व होता है वो होता है आपको 10 टू द पावर 3 kg, बाकी m टू द पावर -3 ये तो है ही। हाइड्रोमीटर जो द्रवों के घनत्व मापने में प्रयुक्त होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाइड्रोमीटर दो, एक हाइग्रोमीटर एक हाइड्रोमीटर है। हाइड्रोमीटर घनत्व मापता है आर्किमिडीज सिद्धांत पर। किस नियम से यह पता चलता है कि द्रव में किसी बिंदु पर दाब बढ़ाने से हर एक बिंदु पर दाब बढ़ जाता है? ये नियम किसने दिया था? तो पास्कल ने दिया। पृथ्वी के सतह के ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? पृथ्वी की सतह के अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटने लगेगा। एक वस्तु को ऊपर जाने में t समय लगता है तो उसे ऊपर से नीचे आने में, अब ऊपर से नीचे आ रहा है तो t के बराबर समय लगेगा। किसी वस्तु का भार पानी के अंदर बढ़ता है घटता है समान रहता है? तो रहता तो वही है लेकिन फील होता है घटते हुए, घट जाता है। दो कण के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल उसके बीच की दूरी यानी डिस्प्लेसमेंट के किस प्रकार संबंधित होती है? तो 1/d², ये याद रखिएगा। द्रव के अंदर आने पर द्रव दाब का मान क्या होगा? द्रव के अंदर जाने पर दाब का मान बढ़ जाता है। पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर G का मान ये घटता है। हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 कार्य तथा ऊर्जा। कार्य का SI मात्रक क्या होता है? तो ये जूल होता है। घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य होता है, नीचे मैं क्वेश्चन करता हूँ ताकि
एक बार हम लोग ऑप्शन देख ले तो इसको हल कर पाए। घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या इनमें से कोई नहीं होता है। तो देखिए घर्षण बल जो है जो हम लोगों को चलने में भी मदद करता है, अगर आप उसको भी विजुलाइज करेंगे तो इस प्रश्न को बना लेंगे। घर्षण बल के कारण हम लोग चल पा रहे हैं, और घर्षण बल में होता क्या है, वो स्पीड को कम करता है, मतलब रोकने का कोशिश करता है, तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। बल की दिशा अगर विस्थापन से लंबवत हो तो किया गया कार्य शून्य होता है, 0 होता है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य डैश होता है। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा नीचे करता हूं ताकि हम लोग ऑप्शन देख पाए। गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य डैश होता है। एक मिनट, मीटर स्क्वायर जी, एम जी स्क्वायर, एम जी एच स्क्वायर, ये एम जी एच सही होगा। नेक्स्ट है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। गतिशील ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? तो जो गतिशील ऊर्जा होता है गतिशील ऊर्जा होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू एम वी स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 3 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से गतिशील है, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? 1/2 एम वी स्क्वायर होता है, तो 1/2 एम है 10 केजी, वी है 3, इसके स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 5 9 45 यानी कि 45 जूल सही उत्तर होगा। ऊंचाई से संबंधित ऊर्जा को क्या कहेंगे? तो ये स्थितिज ऊर्जा होता है। 1 वाट इज इक्वल टू वाट, 1 वाट बराबर क्या होगा? तो यहाँ जो ऑप्शन है 1 जूल गुने 1s, 1 जूल बाई 1s है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1 वाट में 1 जूल बट्टे 1s होता है। वैसे भी पावर का जो फॉर्मूला है ना, उसमें हम लोग W/T करके ही सोल्व करते हैं। अगला है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? अब जूल के फॉर्म में बताना है। शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है तो वो J पर सेकेंड होता है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? इसे ऊर्जा कहते हैं। अगला है, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितना जूल होता है? तो 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होता है। एक यूनिट का क्या अर्थ है? यहाँ बिजली के परिप्रेक्ष्य में पूछा गया है, तो 1 किलोवाट आवर। एक हीटर की जो घोषित शक्ति है वो 1000 वाट है। 10 घंटे में ये कितना ऊर्जा का उपयोग करेगी? तो इसको हम लोग 1000 इंटू 10 करेंगे तो ये 10,000 होगा, डिवाइडेड बाई 1000 कर देंगे तो ये 10 यूनिट होगा। एक वस्तु जिस पर शून्य बल लग रहा हो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी घटेगी एक समान रहेगी? जब बल ही नहीं लग रहा है तो एक समान रहेगी। पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर स्थितिज ऊर्जा का क्या होता है? तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। एक 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी सतह से 10 मीटर की ऊंचाई पर है, इस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? mgh 10 इंटू 9.8 इंटू 10 100 इंटू, तो ये 98 के आसपास आएगा। टेन इंटू 1 तो 1000 हो जाएगा। 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 जूल होगा। पृथ्वी सतह पर किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो पृथ्वी की सतह पर स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। एक वस्तु दो पथ से बिंदु A से बिंदु B की तरफ जाती है, तो इसमें अब नीचे जो है कौन सा कथन सही होगा इस ग्राफ के आधार पर बताना है। W1 बराबर W2 होगा,
W1 बराबर W2 ये सही है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू डैश, ये अचर होता है। किसी तीर के एक सिरे को धनुष के तनित डोरी पर रखकर खींचने से इसमें ऊर्जा संचित हो गई, यह कौन सी ऊर्जा है? तीर है, उसके एक सिरे को रखा है धनुष से और फिर खींचा जा रहा है, तो यह स्थितिज ऊर्जा जनरेट होगा, संचित होगा। कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य के मात्रक के रूप में कार्य को अलग अलग उसमें भी मापा जाता है, जूल में, न्यूटन में, वाट में। तो यहाँ जो ऑप्शन है कार्य के मात्रक को चुनने का वो है जूल या न्यूटन पर मीटर, ये आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश होती है? मीन्स जिसका दिशा नहीं होता, आवेश का कोई दिशा नहीं होता है, यह अदिश होती है। सामर्थ्य का एसआई मात्रक क्या होगा? पोटेंशियल, सामर्थ्य का एसआई मात्रक क्या होगा? तो वाट या जूल होता है। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो ये ऊर्जा कहलाता है। 1/2 mv² किसका मात्रक है? गतिज ऊर्जा का मात्रक है। घड़ी को चाबी देने से किस ऊर्जा को संग्रहण मिलता है? घड़ी को जब हम लोग चाबी दे रहे हैं तो स्थितिज ऊर्जा का संग्रहण होता है। एक वस्तु पृथ्वी की ओर गिर रही है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? स्थितिज ऊर्जा घटेगा। अपने सिर पर ईंट रखकर एक मजदूर क्षैतिज सड़क पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में क्या परिवर्तन होगा? सड़क क्षैतिज है, ये रखना है, और एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है, तो क्या परिवर्तन होगा? इसमें कोई कार्य नहीं होगा, क्योंकि जो उसकी ऊंचाई नीचाई मतलब मीन्स सड़क क्षैतिज है तो वो उसी तरफ ही चलते रहा ना, इसलिए। यदि कोई पिंड पृथ्वी से ठीक ऊपर की ओर फेंका जाए तो ऊपर की ओर जाते हुए उसकी संपूर्ण ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो संपूर्ण ऊर्जा कांस्टेंट रहेगी। सामर्थ्य किस प्रकार की भौतिक राशि है? ये भी अदिश होती है। जूल के स्थान पर किस मात्रक का प्रयोग आप कर सकते हैं? तो न्यूटन मीटर का प्रयोग कर सकते हैं। 2 kg द्रव्यमान का पिंड कुछ बल लगाकर ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधरतः फेंका जाता है तथा 5 मीटर की ऊंचाई तक जाकर पृथ्वी पर वापस आ जाता है। इस संपूर्ण क्रिया में कितना पिंड पर जो है वो कार्य कितना होगा? ऊपर हम लोगों ने इसको फॉर्मूला में भी बिठा करके सोल्व किया हुआ था। द्रव्यमान दिया हुआ है आपको, 1 मिनट, तो सेम वे है जिससे हम लोग इसको बना सकते हैं। 200 जूल कार्य 8 सेकेंड में करती है, तो मशीन की क्षमता क्या है? 200/8 कर दीजिए, 25 आपका सही उत्तर हो जाएगा। 25 जूल की क्षमता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। मशीन की सामर्थ्य कितनी है? तो ये हो गया हम लोग का 35। जब किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाता है तब क्या परिणाम प्राप्त होगा? अगर वेग दुगुना हम लोग कर देंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो 4 गुना हो जाती है। किसी पिंड का द्रव्यमान आधा तथा वेग दुगुना कर दिया जाए तब उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? ये 1/2 mv² हम लोग जानते हैं। इस फॉर्मूला पे आप बिठा लेंगे तो यहाँ पे द्रव्यमान आधा हो जाएगा, वेग दुगुना हो जाएगा। तो आप जब इस फॉर्मूला को सोल्व करेंगे यानी 1/2 इंटू n/2 इंटू v⁴ हो जाएगा। या 2v² कर लीजिए, 2v² ही सही रहेगा। तो आप इसमें क्या परिवर्तन देख पा रहे हैं? हम उसमें हम पूरे जब मैथमेटिक्स को सोल्व करते हैं 1/2 mv², m के मान को आधा कर देना है, v के मान को दोगुना कर देना है, और जब हम लोग ये करते हैं तो पाते हैं कि जो परिवर्तन है वो दोगुनी हुई है। प्रश्न संख्या 37, 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? तो ये 1 किलोवाट बराबर हो जाएगा
1.34 अश्व सामर्थ्य, 746 अश्व सामर्थ्य, 16 अश्व सामर्थ्य, इनमें से कोई नहीं। तो 1 किलोवाट बराबर होता है आपको, जब इसको अश्व में हम लोग, हॉर्स पावर में जब हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं, तो 1 किलोवाट का जो हॉर्स पावर निकल करके आता है, हॉर्स पावर निकल करके आता है, अश्व सामर्थ्य, वो होता है 746,786, 1.34, 16, इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन है, सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। एक पिंड का वेग उसके प्रारंभिक वेग के 3 गुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा का क्या होगा। एक पिंड का वेग है, उसके प्रारंभिक वेग को हम बढ़ा दिए, उसकी गतिज ऊर्जा का क्या होगा। तो 1/2 mv², अगेन इस फॉर्मूले पे बिठा के हम निकाल सकते हैं। पिंड का वेग जो है वो प्रारंभिक वेग में, स्टार्टिंग में जो वेग है उसका 3 गुना कर देते हैं, तो ये फाइंड आउट हो जाएगा। अगला चैप्टर है ध्वनि। निर्वात में ध्वनि का वेग क्या होता है, पहला प्रश्न है, तो ये 0 होता है। किसी एकांक समय में होने वाली दोलनों की कुल संख्या को क्या कहेंगे। इनसे गिवन टाइम है, उसमें दोलन की जो कुल संख्या हुई वो उसका क्या हुआ, तो ये उसकी समय काल, तरंग वेग और तरंग संख्या नहीं होगी, बल्कि आवृत्ति होगी। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, तो आवृत्ति का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो सेकंड में होता है। ऑप्शन आपके सामने है। सही उत्तर हो जाएगा, आवृत्ति का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो सेकंड स्क्वायर, सेकंड टू द पावर -1, सेकंड टू द पावर -2, सही उत्तर हो जाएगा, सेकंड टू द पावर -1 होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। मानव में ध्वनि की श्रव्यता का औसत परास क्या है, तो ये 20 हर्ट्ज से शुरू होता है, इसके नीचे का आवाज़ हम लोग नहीं सुन पाते हैं, और फिर 20,000 हर्ट्ज के भी ऊपर का आवाज़ हम लोग नहीं सुन पाते हैं। तो ये 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज होगा, के जो है वो 1000 को डिफाइन करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 इस चैप्टर का। एक मिनट। अगला प्रश्न है ध्वनि का जो वेग है, v से डिनोट किया है, आवृत्ति भी v है, और तरंगदैर्ध्य लैम्डा, इसमें क्या संबंध है। एक कैपिटल भी था, एक स्मॉल भी था, तो थर्ड नंबर v = स्मॉल v लैम्डा, ये सही होगा। 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की डैश कहते हैं। किसी एक क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में जो गुजरती है ध्वनि ऊर्जा, उसको ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। वेग बराबर डैश इंटू आवृत्ति होता है। मैं क्वेश्चन को थोड़ा नीचे करता हूँ। अब हम लोग ऑलमोस्ट इसके बाद 1-2 चैप्टर और है। वेग = डैश इंटू आवृत्ति होता है। तो वेग का जो फॉर्मूला होता है उसमें तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति का गुणनफल होता है। बाहरी कान को क्या कहते हैं, तो एक कर्ण पल्लव कहलाता है। निम्नलिखित में से किसके संचरण के लिए माध्यम की जरूरत होती है, ध्वनि को। ध्वनि एक तरंग है, कैसा तरंग होता है ये, तो ध्वनि यांत्रिक भी होता है, अनुदैर्ध्य भी होता है, दोनों सही है। मानव कान के किस भाग में द्रव रहता है, तो कर्ण पल्लव तो बाहरी भाग है, अभी हम लोगों ने देखा। कर्णावृत जो होता है इसमें द्रव रहता है। वैसे ध्वनि तरंग जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो वो अवश्रव्य में आती है, उसे भी मनुष्य हम लोग सामान्यतः नहीं सुन पाते हैं। नेक्स्ट, ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है। फिर से यहाँ पे कुछ यूनिट्स है, वाट पर मीटर स्क्वायर, वाट पर मीटर क्यूब और वाट मीटर स्क्वायर। तो ध्वनि की स्पीड को जानना है, साउंड की स्पीड को जानना है, तो ध्वनि की तीव्रता की इकाई हो जाएगी वाट पर मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है अनुप्रस्थ तरंग से जुड़ा। तरंग 2 तरह के होते हैं, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। हम लोग को कुछ लिमिटेड अब और कुछ क्वेश्चंस करने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है।
एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों के कलेक्शन से। तो ये लास्ट के जो आप 20-25 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप कवर कीजिएगा। अनुप्रस्थ तरंग में कण के कंपन की दिशा तरंग की दिशा के लंबवत होती है, जो अनुप्रस्थ तरंग होता है इसमें। सघन माध्यम में ध्वनि की तीव्रता क्या होगी? अगर सघन माध्यम है तो ध्वनि की जो तीव्रता है वो बढ़ जाती है। आवृत्ति बढ़ाने से ध्वनि की तीव्रता का क्या होगा? अगर आवृत्ति बढ़ा रहे तो जो ध्वनि की तेजी है, ध्वनि की जो तीव्रता है वो बढ़ेगी, घटेगी, एक समान रहेगी या 4 गुना हो जाएगी। तो आवृत्ति को जब बढ़ाया जाता है, मीन्स फ्रीक्वेंसी को जब बढ़ाया जाता है तो ध्वनि की तीव्रता भी बढ़ जाती है। तरंग में क्या संचारित होता है? तरंग में संवेग और ऊर्जा दोनों ही संचारित होता है। मध्य कर्ण में विद्यमान हड्डियां कंपन को क्या करती है? घटाती है, बढ़ाती है, बढ़ा देती है। ध्वनि परावर्तन का उपयोग किस यंत्र में होता है? तो ये उपयुक्त सभी में, मेगाफोन से लेकर लाउड स्पीकर तक। धातु की भारी रचना के अंदर टूट का पता लगाने में किसका उपयोग होता है? धातु के अंदर अगर कोई रचना है जो टूट गई है तो ये कैसे पता लगेगा? प्राश्रव्य, अश्रव्य, श्रव्य या सभी? तो प्राश्रव्य तरंग से ये पता चलता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव से जुड़ा हुआ प्रश्न है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी? तो ये हेनरिच है। निम्नलिखित में से हर्ट्ज किसका मात्रक क्या है? मतलब हर्ट्ज किसका मात्रक है, ऐसा होना चाहिए। ऊर्जा का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, आवृत्ति का, तरंगदैर्घ्य क्या? आवृत्ति सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। चंद्रमा की गति निम्नलिखित में से क्या होती है? सरल आवर्त, कंपनित, दोलन या आवर्त गति? तो ये आवर्त गति होती है। किसी गैस में कौन सी तरंग उत्पन्न होती है? तो गैसों में केवल अनुदैर्ध्य तरंग होता है। अनुप्रस्थ तरंग में दो श्रृंगों के बीच की दूरी क्या होती है? तरंग दैर्ध्य होती है। अनुदैर्ध्य तरंग में माध्यम के कण किस तरफ दोलन करते हैं? तरंग गति की दिशा के लंबवत, 60 डिग्री के कोण पर या समानांतर? तो सही उत्तर होगा तरंग गति की दिशा के समानांतर। अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम से कण किस तरफ दोलन करते हैं? तरंग गति की दिशा के लंबवत, समानांतर, 120 डिग्री कोण पर या इनमें से कोई नहीं? तो लंबवत होगा। पानी में पत्थर डालने पर पानी की सतह पर उत्पन्न होने वाला तरंग कौन सा है? तो ये केवल अनुप्रस्थ है। वायु में ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो दोनों प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होगी? तो ये ठोसों में होती है। नेक्स्ट चैप्टर, हम बीमार क्यों होते हैं। मैंने बताया था कि लास्ट में हम लोग फिर कुछ बायोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। अब यहाँ से वो क्वेश्चन शुरू हो रहा है। वायरस से होने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? हैजा, एड्स, इन्फ्लुएंजा, डेंगू? तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो वायरस से नहीं होता है? वहां हैजा हो जाएगा। और बैक्टीरिया से होने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है पूछा है। तो ये खांसी जुकाम हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या बैक्टीरिया संक्रमित रोग में उपयोगी होता है? एंटीबायोटिक को दिया जाता है। बैक्टीरिया से होने वाले रोग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? एक बार इसे देखना चाहिए। जी ठीक है, ये खांसी जुकाम ठीक है, सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से क्या बैक्टीरिया संक्रमित उपयोग होता है? अगला, वायु संक्रमण द्वारा होने वाले रोग निम्नलिखित में से कौन नहीं है? एड्स का वायु संक्रमण से कोई लेन देन नहीं। संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग है हेपेटाइटिस। कौन सा रोग शरीर में इंसुलिन की कमी से होता है? तो ये मधुमेह है। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग घेंगा है। एनीमिया जो है वो आयरन की कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। एंटीबॉडी का निर्माण
किस कोशिका द्वारा होता है? ये साउंड कभी कभी बीच से आ रहे हैं। एंटीबॉडी का निर्माण लिम्फोसाइट्स में होता है। बीसीजी टीके का प्रयोग किस रोग को दूर करने के लिए दिया जाता है? ट्यूबरक्लोसिस को। थोड़ी सी साउंड फ्रेंड्स आ रही है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि अब बहुत कम और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए हैं। कॉलेरा जो है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो लीवर को। T.20 ये जो है किसका कारक है? तो T20 जो है ये माइकोबैक्टीरियम है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु रोग होता है? टिटनस है ये। कौन सा निम्नलिखित में से संक्रामक रोग है? तो डिप्थीरिया जो है वो संक्रामक रोग है। निम्नलिखित में से टाइफाइड किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो ये सैल्मोनेला के द्वारा उत्पन्न होता है। कौन सा सही सुमेलित है? लेप्रोसी बैक्टीरियल, एड्स बैक्टीरियल, मलेरिया प्रोटोजोअन और एलिफेंटियासिस निमेटोड संक्रमण, ये सही है। निम्नलिखित में से एड्स का क्या कारण है? प्रश्न संख्या 19 पे आते हैं। मलेरिया प्रोटोजोआ संक्रमण, एड्स बैक्टीरियल संक्रमण, लेप्रोसी बैक्टीरियल संक्रमण। ठीक है, आते हैं हम लोग आगे अपने अगले क्वेश्चन पे। मैं इसको थोड़ा सा वो करता हूँ। एड्स का क्या कारण होता है? अनुवांशिक विकार, हार्मोन संतुलन, स्वच्छंद यौन संपर्क, विटामिन में कमी। तो चौथा स्वच्छंद यौन संपर्क। हैजे तथा मियादी बुखार के जीवाणुओं का वाहक क्या है? तो हैजा और मियादी बुखार जल और भोजन के द्वारा फैलता है, इसके वाहक होते हैं जीवाणु। निम्नलिखित में से एड्स का संचरण कैसे होता है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, असुरक्षित यौन संपर्क हो या इंजेक्शन लगाना हो। निम्नलिखित में से किसी व्यक्ति को सिर दर्द किस कारण हो सकता है? परीक्षा का तनाव, अधिक कार्य, मस्तिष्क ज्वर, ये सभी। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। रेबीज का वाहक कौन होता है? विषाणु, सही है उत्तर इसका। क्षय रोग यानी टीबी जो होता है, इसके वाहक कौन होते हैं? तो क्षय रोग, टीबी, ऊपर भी हम लोग एक बार थोड़ा से कंफ्यूज हो गए थे बैक्टीरिया वगैरह को लेकर के। तो क्षय रोग जो है वो जीवाणु के कारण होता है। मलेरिया रोग के होने का कारण क्या है? तो ये प्रोटोजोआ है। असंचरणीय असंचरणीय रोग कौन से होते हैं? जो फैलने वाले नहीं होते हैं। तो ये धमनी काठिन्य एवं मधुमेह जो है ये असंचरणीय होते हैं। इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम से विकसित होने का कारण क्या हो सकता है? तो ये एड्स वायरस जो है ये इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम को विकसित करती है। चैप्टर नंबर 14 और हम लोग अपने लास्ट चैप्टर में आ गए हैं, प्राकृतिक संपदा। इसको हम लोग कवर करेंगे। और पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन है? सौर ऊर्जा है। वेट लाइकेन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जल में, आप देखते भी होंगे जल के पास जो पत्थर वगैरह रहता है यहाँ पे पाए जाते हैं। तो लाइकेन पत्थर में पाए जाते हैं। शुक्र ग्रह का मुख्य घटक कौन सा है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज हीलियम। निम्नलिखित में से कौन हरित गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस में कौन सा नहीं है? तो ये नाइट्रोजन है। CFC गैस किसे प्रभावित करता है? तो जो CFC गैस है ये ओजोन को प्रभावित करता है, O3 हो जाएगा। ओजोन परत कहाँ उपस्थित होता है? पृथ्वी पर, वायुमंडल के ऊपरी परत में या निचली परत में? इनमें से कोई नहीं, तो ये वायुमंडल के ऊपरी परत में। पृथ्वी का औसत तापमान क्या है? पृथ्वी का जो एवरेज तापमान है पूरे जहाँ मीन्स हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं, हम लोग जहाँ रह रहे हैं, ये 16 डिग्री सेल्सियस है। वायुमंडल का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है? वायुमंडल का सुरक्षा कवच O3 को बोलते हैं, ओजोन को। प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोगी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है। निम्नलिखित में से कौन मृदा का अवयव नहीं है? ह्यूमस, खनिज, सूक्ष्मजीव, लाइकेन। लाइकेन नहीं है। ऑक्सीजन किन स्रोतों से प्राप्त होती है? वायुमंडल, जलमंडल, उपयुक्त दोनों से। ऑक्सीजन वायुमंडल, जलमंडल दोनों से प्राप्त होती है।
सौर ऊर्जा का जो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है। निम्नलिखित में से वायुमंडल किसे कहेंगे? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, पृथ्वी का ठोस भाग, जल से आच्छादित भाग और गैसीय भाग। सामान्य मनुष्य को प्रतिदिन कितनी वायु की आवश्यकता होती है? तो एक सामान्य मनुष्य को 250 से 265 केजी वायु की आवश्यकता होती है। जल चक्र का संचालन मुख्य रूप से किस प्रकार होता है? तो ये वाष्पन के द्वारा होता है। जल चक्र में एक्चुअली यहाँ देखा जाए तो जल चक्र में वर्षा भी एक है और वाष्पन भी एक है, हालांकि उपयुक्त में ज़्यादा वाष्पन ठीक लगा। जैवमंडल में पोषक तत्व एवं पदार्थ का प्रवाह कौन है, कैसा है? तो फिर ये चक्रीय है। निम्नलिखित में से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला प्रमुख जीव राइजोबियम है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विनाइट्रीकरण वाला जीव कौन सा होगा? तो राइबोजियम हम लोगों ने देखा है। विनाइट्रीकरण सुडोमोनास होता है। अमोनीकरण करने वाले प्रमुख जीव कौन है? तो ये नाइट्रोसोमोनाज है। नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसको नाइट्रिफिकेशन या नाइट्रीकरण कहते हैं। वह कारक कौन है जो मिट्टी के निर्माण में सहायक होता है? तो सूर्य, जल और वायु तीनों ही है, उपयुक्त सभी सही उत्तर होगा। हानिकारक परावैंगनिक किरणें किसकी सहायता से रोक ली जाती है? तो ओजोन परत के द्वारा। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी का कौन जिम्मेदार होता है? तो प्रकाश संश्लेषण होता है। पर्यावरण को स्वच्छ एवं स्वास्थ्यवर्धक रखने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता है? प्राकृतिक संपदा का समुचित अनुपातिक बिल्कुल उपयोग नहीं करना, अति उपयोग करना, समुचित और अनुपातिक उपयोग करना, ये सही होगा। अब हम लोग आ गए अपने लास्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 15 खाद्य संसाधन से जुड़ा हुआ है। दलहन फसल से खेत को क्या प्राप्त होगा? तो दलहन फसल लगा हुआ है, नाइट्रेट प्राप्त होगा। फल सब्जियों के विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर कहलाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जून से अक्टूबर के बीच कौन से फसल लगाए जाते हैं? खरीफ फसल लगाए जाते हैं। पौधों में पोषकों की आपूर्ति किसके द्वारा होती है? पौधों में जो पोषक पदार्थ है इसकी आपूर्ति कौन करती है? तो ये मिट्टी करती है। ईडीबी क्या है? तो ईडीबी जो है ये आपका एक प्रकार का उर्वरक, हार्मोन, कीटनाशक, इनमें से कोई नहीं, ये पूछ रहा है। तो आप ये तीनों ही ईडीबी से संबंधित नहीं है। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए कौन सी क्रांति अपनाई गई? तो ये श्वेत क्रांति थी। मछली उत्पादन में वृद्धि के लिए कौन सी क्रांति अपनाई गई? तो ये नीली क्रांति थी। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से चारा फसल है? वर्षिम, जई, सुडान घास, सभी। तो ये सभी है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म रबी और खरीफ की फसल का सही युग्म है? मतलब एक रबी है और एक खरीफ है। गेहूं और धान, ये सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 10, मधुमक्खी पालन क्यों एक अच्छा उद्यम है? देखिए, इसमें शहद का सर्वत्र उपयोग भी होता है, पूंजी के लिए निवेश भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता है और विशिष्ट स्थान की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये सभी सही है। कुक्कुटों के आहार में आवश्यक अवयव कौन से होने चाहिए? तो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लवण है। कार्बनिक खेती के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं होता है, वर्जित रहता है। इनमें से कौन सा गाय का देसी नस्ल है? मुर्रा, फ्रिसवाल, शाहीवाल या जर्सी? तो शाहीवाल जो है वो गाय का देसी नस्ल है। निम्नलिखित में से गाय की विदेशी नस्ल पहचाननी है, तो जर्सी जो है वो विदेशी नस्ल है। फ्रिसवाल, शाहीवाल और मुर्रा, ये तीनों ही हमारा देसी नस्ल है। निम्नलिखित में से गाय की संकर नस्ल कौन सी है? तो देखिए, संकर नस्ल के रूप में शाहीवाल को मानते हैं। निम्नलिखित में से मुर्गियों की देसी नस्ल कौन सी है? व्हाइट लेगहॉर्न, रेड आइलैंड, सेंसेक्स, इसमें से कोई नहीं होगा। बसरा असील मुर्गियों की किस प्रकार का नस्ल है ये? तो ये देसी नस्ल है। निम्नलिखित में से मुर्गियों की संकर नस्ल कौन सी होगी? JLS 82, व्हाइट लेगहॉर्न, बसरा और असील। तो JLS 82 ये सही उत्तर है। कौन सी मीठे जल की मछली नहीं है? हिल्सा जो है वो मीठे जल की मछली नहीं है। उन्नत कृषि क्या कहलाती है?
तो ये सभी पर्यावरणीय, कार्बन और टिकाऊ सभी मिलकर के उन्नत कृषि है। मेरीकल्चर का संबंध क्या है? तो भोजन के लिए समुद्री मछली के संवर्धन से है। यदि कोई पशु अस्वस्थ है तो उस पर क्या प्रभाव होगा? ये सभी होता है, आहार लेना बंद कर देता है, निष्क्रिय हो जाता है और उसका दूध उत्पादन, अंडा देना और कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। तो ये था फ्रेंड कलेक्शन जो मैंने आपके साथ शेयर किया। होपफुली वीडियो पसंद आई होगी, और अगर कोई त्रुटि हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताइएगा मुझे, और नेक्स्ट कोई टॉपिक ऐसा लगता हो तो मुझे बताइएगा जिस पे मैं वीडियो बनाऊं। आज के लिए इतना।